Good morning, everyone. Welcome to our Knowledge Hub YouTube channel. Today is my first class. It's been a long time after COVID-19 lockdown period. This is my first video to your GS classes. So let's begin to our GS classes. For the first class, we are going to start the ancient India. आज हम लोग पहली बार हमारी पहली कक्षा प्राचीन भारत प्रारंभ करेंगे. इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं. तो आइए शुरू करते हैं आज प्राचीन भारत की पहली कक्षा. सर्वप्रथम हम प्राचीन भारत में सबसे पहले देखते हैं कि प्राचीन भारत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है. प्राचीन भारत की इतिहास को जानने के लिए हम इस इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं. सर्वप्रथम ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी वृत्तांत. इन 3 स्रोतों के माध्यम से हम भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले आते हैं ऐतिहासिक स्रोत में. जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, हम सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक स्रोत का मतलब होता है कि इतिहास से जुड़े वैसे साक्ष्य, वैसे धर्म ग्रंथ, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्य जो हमें प्राचीन काल की जानकारी देते हैं, प्राचीन काल में बीते हुए सभ्यता की जानकारी देते हैं, उनको हम कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ऐतिहासिक स्रोत को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया हुआ है. पहला धार्मिक और दूसरा धर्मनिरपेक्ष. धार्मिक स्रोत के अंतर्गत में वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्य इत्यादि ग्रंथ आते हैं. ये सभी धर्म ग्रंथों के उदाहरण हैं जो धार्मिक स्रोत के अंतर्गत में आते हैं. जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या है 4. वेद कौन कौन से हैं? 4 वेद. सबसे प्रथम में यजुर्वेद, सर्वप्रथम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद. ये मुख्य 4 वेद हैं जो हमें ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानकारी देते हैं. सर्वप्रथम आते हैं ऋग्वेद में. ऋग्वेद जिसे ऋचाओं यानी कि श्लोकों का संग्रहण कहा गया है, ऋग्वेद में भारत के इतिहास से संबंधित, भारत के पुरातात्विक इतिहास से संबंधित जितने भी श्लोक वगैरह हैं, उन सभी श्लोकों की जानकारी इस ऋग्वेद में उपलब्ध है. ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसमें से सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है. सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है. भारतीय संगीत की शुरुआत जो 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये 7 सुरों का संकलन जो है आपको सामवेद में प्राप्त होगा. जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे यजुर्वेद जितने भी कर्म कांड से संबंधित जितने भी श्लोक हैं, उन कर्म कांडों से संबंधित श्लोकों का संपूर्ण संग्रह आपको यजुर्वेद में प्राप्त होगा. अथर्ववेद जितने भी चिकित्सा शास्त्र हैं, वैद्य शास्त्र हैं, उन सभी से संबंधित शास्त्रों का संकलन आपको अथर्ववेद में प्राप्त होगा. ठीक इसी प्रकार वेदांग की कुल संख्या 6 है. वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6. उपनिषदों की संख्या 8 है. ब्राह्मणों की संख्या, ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ना कि ये किसी प्रकार के वर्ण को व्यक्त करता है. यहाँ पर ब्राह्मण से तात्पर्य हमारा किसी प्रकार के वर्ण से नहीं है, अपितु ब्राह्मण से तात्पर्य हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथों से है. जिस प्रकार वेद, वेदांत और उपनिषद हैं, ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण भी एक प्रकार का ग्रंथ है जो कि हमें हमारे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक चीजों की जानकारी देता है. और अंत में आरण्यक भी एक प्रकार का ग्रंथ है जो हमें ऐतिहासिक स्रोत की जानकारी प्रदान करता है. आगे की ओर बढ़ते हैं. धर्मनिरपेक्ष भी एक तरह से ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत में ही आता है, परंतु धर्मनिरपेक्ष को विदेशी वृत्तांत भी माना जाता है. विदेशी वृत्तांत से मेरा यहाँ पर तात्पर्य है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भी विदेशी यात्री होते हैं या विदेशी लेखक होते हैं जो एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करते हैं और वहां की जानकारियों को इकट्ठा कर अपने पुस्तक में उसको लिखते हैं, और उस पुस्तक के माध्यम से हमको जो जानकारी प्राप्त होती है उसे हम लोग विदेशी वृत्तांत कहते हैं. उनके द्वारा देखी गई चीजों को, सुनी गई चीजों को वो एक संकलन का आधार देते हैं और उसी संकलन के आधार पर ही वे अपने इतिहास का वर्णन करते हैं. उसे ही विदेशी वृत्तांत कहा जाता है. तो यह विदेशी वृत्तांत या धर्मनिरपेक्ष ये भी ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत में आता है. तो हमें
टू द नेक्स्ट पॉइंट, साहित्यिक स्रोत। जैसा कि हम सभी जानते हैं साहित्य से तात्पर्य ही होता है हमारा लिखा हुआ, लिखी हुई चीजें, लिखित साक्ष्य के आधार पर जो हमें मिलती है उसे कहते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी एक यहाँ पर लिखा गया, देख सकते हैं आप। साहित्यिक स्रोत को मैंने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर भी विभाजित कर दिया है। पुरातात्विक साक्ष्य से मेरा तात्पर्य यहाँ पर है कि वैसे चीजें जो कि हमें किसी प्रकार की खुदाई से मिलते हैं, किसी प्रकार के भवनों, बहुत पुराने भवन जो कि बहुत प्राचीनतम काल के होते हैं, उन भवनों में उल्लेखित चित्र हो गए, वहां पे लिखे लेख हो गए, उन सभी को हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत में तीन प्रमुख चीजें आती हैं। पहला है अभिलेख, दूसरा सिक्का और तीसरा स्मारक या भवन। इन तीनों को मिलाकर के ही बनता है पुरातात्विक साक्ष्य और इन तीनों के माध्यम को ही हम लोग कहते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्य का मतलब ही होता है लिखी हुई चीजें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अभिलेख की ओर। अभिलेख में जैसा कि हम जानते हैं अभिलेख बहुत तरह के होते हैं। कुछ अभिलेख होते हैं शिलालेख होते हैं, ठीक है। शिलालेख से मेरे यहाँ तात्पर्य, शिलालेख या अभिलेख एक ही चीज है। शिलालेख से तात्पर्य यहाँ पर है कि शिलालेख जो होता है पत्थरों पे अंकित की गई, पत्थरों पर लिखी गई कहानियां या पत्थरों पर उकेरी गई चित्र को ही हम लोग यहाँ पे शिलालेख कहते हैं या अभिलेख कहा जाता है। यहाँ पे कुछ प्रमुख अभिलेखों के नाम दिए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला जो है मेरा बोगजकोई अभिलेख। इस बोगजकोई अभिलेख को एशिया माइनर भी कहा जाता है और यह बोगजकोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त किया गया था। ईसा पूर्व आप यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चीजें आएंगी। प्राचीन भारत के काल में हमको यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक मिलेगा ईसा पूर्व और एक मिलेगा ईस्वी। आप में से बहुत लोगों को जानकारी होगी, बहुत लोगों को नहीं होगी, तो जिनको जानकारी नहीं है कृपया वो ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे इसको इंग्लिश में कहते हैं बीसी एंड एडी। बीसी से तात्पर्य होता है मेरा बिफोर क्राइस्ट, दैट मींस कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का काल, और ईस्वी यानी कि आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ का मतलब होता है ईसा मसीह के मृत्यु के पश्चात का काल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने बोगजकोई अभिलेख की बात की है, इस बोगजकोई अभिलेख को ही एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। इस बोगजकोई अभिलेख को हम लोग एशिया माइनर के नाम से जानते हैं, जो कि 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त किया गया था। दूसरे अभिलेख की ओर आते हैं। दूसरा अभिलेख हमारा जो है, जो अभिलेखों में सर्वप्रमुख है, जो कि खासकर आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर, इसके बारे में आप ध्यान देंगे। इलाहाबाद अभिलेख। इस इलाहाबाद अभिलेख को ही प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह इलाहाबाद अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति दोनों एक ही नाम है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये दोनों एक ही नाम है। इलाहाबाद अभिलेख को ही प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह इलाहाबाद अभिलेख के बारे में आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसे इलाहाबाद अभिलेख को ही प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है और इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के विजय का संपूर्ण उल्लेख मिलता है। इलाहाबाद अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति में ही, पुनः दोहराता हूं मैं, इलाहाबाद अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति में ही समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत विजय का पूर्ण उल्लेख मिलता है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दें कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। ठीक है, आगे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, तब तक आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहें और हाँ बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद अभिलेख जो था यह हरिसेन के द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। उत्कीर्ण का मतलब होता है खोजा गया था। हरिसेन ने इलाहाबाद अभिलेख को खोजा था और उसको डिकोड किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अभिलेख होते हैं ये बहुत सारी अलग अलग लिपियों में लिखे होते हैं। जैसा कि दो तीन प्रमुख लिपि हैं, पहली जो है खरोष्ठी लिपि, दूसरी ब्राह्मी लिपि और तीसरी जो है देवनागरी लिपि, जो कि हम लोग हिंदी भाषा में लिखते हैं। ये अभी हम लोग जो लिख रहे हैं ये देवनागरी लिपि है। तो इसी प्रकार तीन प्रमुख लिपियां हैं, जो कि उन तीन प्रमुख लिपियों में ही इन अभिलेखों को लिखा जाता था। तो पहले प्राचीन भारत में इन सभी लिपियों की जानकारी नहीं थी, तो जितने भी वहां के राजा या महाराजा, जो भी शासक होते थे या जो भी विदेशी व्यक्ति होते थे, जो वहां की कहानियों को, वहां के सभ्यताओं को देखकर अपने पुस्तकों में अंकित करते थे,
वो लोग उसी लेख को लेकर के आते थे। ठीक है, तो वो लेख जो है 2-3 प्रकार से लिखी गई होती थी, या 2-3 लिपियों में लिखी गई होती थी। इसमें पहला है खरोष्ठी लिपि, पहला खरोष्ठी लिपि, दूसरा ब्राह्मी लिपि, और तीसरा देवनागरी लिपि। इन 3 लिपियों में प्रमुखतः लिखा जाता है, जबकि देवनागरी को बहुत ही बाद में प्रयोग में लाया गया, परंतु खरोष्ठी और ब्राह्मी ये जो 2 लिपियां हैं, ये प्राचीन भारत में इन लिपियों में आपको बहुत सारे अभिलेख लिखे हुए मिलेंगे। इलाहाबाद अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखी हुई है, जबकि बोगसकोई अभिलेख यह भी खरोष्ठी लिपि में ही लिखी गई है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैं बता दूं कि जो ब्राह्मी लिपि है, जो पूर्ण रूप से अशोक का जो स्तंभ लेख है, अशोक का स्तंभ लेख पूर्ण रूपेण ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अशोक स्तंभ किसमें लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में। यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने डिकोड किया था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा डिकोड किया गया था? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें, आगे मैं इसका उत्तर आप लोगों को दूंगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा मेरा जो है मेहरौली स्तंभ। मेहरौली स्तंभ भी एक प्रकार का अभिलेख ही है। यह स्तंभ से मेरा यहाँ पर तात्पर्य है, जैसा कि आप सभी देखते होंगे गांव घर के आसपास, अगर आप लोग कोई जो व्यक्ति गांव से बिलोंग करते हैं, आप लोग गांव देहात में देखते होंगे, तो वहां पर पत्थरों पे एक लेख लिख करके उत्कीर्ण किया जाता था। जब एक निश्चित वंश की समाप्ति होती थी, तो उस वंश की समाप्ति के उपरांत बड़े बड़े पत्थरों पर, शिलाओं पर एक लेख लिख करके रखा जाता था, उसको जमीन में गाड़ दिया जाता था, उसे ही कहा जाता है स्तंभ। यहाँ पर मेरा स्तंभ से तात्पर्य उसी प्रकार से है। दूसरा यहाँ पर एक स्तंभ ये है कि जब राजा महाराजा घर बनाते थे, तो जो पिलर्स होते हैं, उन पिलर्स को भी स्तंभ कहा जाता है। उन्हीं स्तंभों पर एक लेख लिखा हुआ होता था, अपनी जानकारी उकेरी गई होती थी कि यह राजा अपने शासनकाल में इसने ये कार्य किया, तो उस चीजों को ही स्तंभ लेख भी कहा जाता है। तो यह मेहरौली स्तंभ मेरा यह पूर्ण रूप से भारत में होने वाले हुणों के आक्रमण को प्रदर्शित करता है। वहां पर जितने भी भारत में हुण आक्रमण हुए थे, उन सभी हुण आक्रमणों के बारे में किससे जानकारी प्राप्त होती है? मेहरौली स्तंभ से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आते हैं एरन अभिलेख। एरन अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश के एरन जिले में स्थित है, और इस मध्य प्रदेश के एरन जिले में स्थित होने के कारण इसका नाम पड़ा एरन अभिलेख। और यही वह एरन अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त किया गया था। सती प्रथा आप लोग जानते भी होंगे, अभी आप लोगों में से बहुत कोई को पता भी होगा। तो मुझे ये एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पुरातात्विक साक्ष्य में 3 चीजें आती हैं। पहला अभिलेख, दूसरा सिक्का, और तीसरा स्मारक या भवन। तो प्रथम हमारा हो चुका अभिलेख। अब आगे की ओर बढ़ते हैं सिक्कों की ओर। ठीक है, पहला देखते हैं सिक्का में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कॉइन्स यानी कि जो आप कॉइन्स घर पे यूज करते हो, पैसे के रूप में जो कॉइन्स यूज करते हो, तो प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के द्वारा अपने स्मारक के रूप में, अपने चिन्ह के रूप में सिक्कों का प्रचलन किया जाता था, और इस सिक्कों के माध्यम से ही वह अपनी राज्य व्यवस्था को प्रदर्शित करते थे। जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो आधुनिक काल के सिक्के हैं, आधुनिक काल के सिक्के में वर्तमान की जो सरकार है उस सरकार का चिन्ह दिया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार उन सिक्कों में ही उस वर्तमान शासक की कुछ प्रमुख आकृतियां को उकेरी जाती थी। तो इन सिक्कों के माध्यम से भी बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये सिक्के भी एक ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ इधर का हो गया होगा, तो मैं इस तरह का मिटा देता हूँ। आप लोग नोट डाउन कर लें, या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। आते हैं सिक्कों में। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला प्रश्न यहाँ से जो आता है वो पूछा जाता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स।
न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, याद रखिएगा, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। और ऐतिहासिक ग्रंथों में जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे रामायण हुए, महाभारत हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ होते हैं या ऐतिहासिक जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में इन सिक्कों को काशार्पण के नाम से जाना जाता है। सिक्कों को काशार्पण कहा जाता है। जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उन ऐतिहासिक ग्रंथों में इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? काशार्पण। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं स्मारक या भवन में। स्मारक या भवन ये भी हमारे पुरातात्विक साक्ष्यों के एक प्रमुख उदाहरण में से एक हैं। जैसे कि हम सभी देख सकते हैं, स्मारक या भवन आप इनसे परिचित होंगे। आपके अगल बगल आस पड़ोस में कुछ ऐसे पुरातात्विक स्थल भी होंगे जहां पर आप जाकर के देख सकते हैं कि ये पुरातात्विक स्थल जो है, बहुत सारे भवन जो खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, वे भवन भी प्राचीन काल के किसी राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हमें देते हैं। ठीक है, तो स्मारक या भवनों के माध्यम से भी हम भारत में प्राचीन भारत के इतिहास को आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्मारक और भवन भी प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत में आते हैं, जिनके माध्यम से प्राचीन भारत के चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे। तीसरा है हमारा विदेशी वृत्तांत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विदेशी वृत्तांत को मैंने पहले भी बताया आपको अभी कुछ देर पहले कि विदेशी वृत्तांत को किसके अंतर्गत में रखा गया है? धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत में रखा गया है। धर्मनिरपेक्ष से मेरा तात्पर्य है कि वैसे चीज जो धर्म से हटकर होता है। धर्मनिरपेक्ष से मेरा तात्पर्य क्या है? कि सभी धर्मों से हटकर एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा अपने आंखों देखे हाल को पुस्तक के माध्यम से वर्णित करना। जैसे कि हम कभी कहीं घूमने के लिए जाते हैं, किसी टूर पर जाते हैं, तो टूर पर हम जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजों को देखते हैं। कुछ लोगों की आदतें होती है कि वहां पर देखी गई चीजों को अपने डायरी में एक संग्रहण के रूप में लिख लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार बहुत सारे विदेशी जैसे फाहियान, वेनसांग, ये सभी चीनी यात्री थे, ये सभी भारत में आए। ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में भी बहुत सारे यात्री जो थे भारत में आए होंगे। तो उन यात्रियों के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सभ्यता, भारत के यहाँ पे राजनीति, भारत का शासन व्यवस्था, इन सभी को देख करके यहाँ के राजाओं की जो और शासन नीतियां थी, यहाँ की जो अर्थव्यवस्थाएं थी, लोगों का रहन सहन, यहाँ पे लोगों की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलती थी, उन सभी को देख करके वो लोग अपनी पुस्तक के माध्यम से जिन चीजों को वर्णन करते थे, उल्लेख करते थे, उसे ही कहा जाता है विदेशी वृत्तांत। और इसीलिए विदेशी वृत्तांत को धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत में रखा गया है। क्लियर? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये हो गया होगा। जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले पूछा था एक प्रश्न कि ब्राह्मी लिपि को किसके द्वारा डिकोड किया गया था? ब्राह्मी लिपि को किसके द्वारा डिकोड किया गया था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ब्राह्मी लिपि को डिकोड करने का श्रेय सर्वप्रथम दिया गया है जेम्स प्रिंसेप को। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम डिकोड किया था जेम्स प्रिंसेप ने। और अशोक के जितने भी लेख हैं, सम्राट अशोक के बारे में जानते होंगे, तो सम्राट अशोक के जितने भी लेख हैं वो सभी लेख इसी ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि हम लोग लिखते हैं बाएं से दाहिने, ये ब्राह्मी लिपि हमेशा दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने प्रश्न किया था कि सती प्रथा का उन्मूलन सर्वप्रथम भारत में किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आपकी जानकारी के बता दूं, सती प्रथा का सर्वप्रथम उन्मूलन किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। राजा राममोहन राय के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा का उन्मूलन पूर्ण रूप से किया गया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे बौद्ध ग्रंथों की ओर। बौद्ध ग्रंथ को जो है हम लोग फिर से वापस आते हैं, हम लोग
ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत में ऐतिहासिक स्रोत में दूसरी चीजें जो थी उनको देखते हैं। ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत में दूसरा आता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि बौद्ध ग्रंथ में तीन प्रमुख चीजें हैं। बौद्ध ग्रंथ तीन भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथ को तीन भागों में बांटा गया है, जिसे कहा जाता है त्रिपिटक। ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं? पहला विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। इन तीनों को मिलाकर के ही कहा जाता है त्रिपिटक। और ये तीनों पिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में महाभारत और रामायण प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म में ये त्रिपिटक बौद्ध के तीन प्रमुख ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट आते हैं। बौद्ध ग्रंथ को जो था, बौद्ध धर्म को सर्वप्रमुख दो भागों में बांटा गया था। बौद्ध धर्म मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सा? एक दीपवंश और दूसरा महावंश। पहला दीपवंश और दूसरा महावंश। बौद्ध ग्रंथ को दो भागों में बांटा गया था, दीपवंश और महावंश। इन दोनों भागों के आधार पर ही इन तीनों पिटकों का इजाद किया गया, इन तीन पिटकों का निर्माण किया गया। इन दोनों धर्मों के दोनों धर्मों के वर्गीकरण के पश्चात दीपवंश जो था मौर्य काल के पहले की जानकारी प्रदान करता है। दीपवंश जो है, बौद्ध धर्म का जो दीपवंश है, यह दीपवंश मौर्यकालीन सभ्यता के पहले के इतिहास की जानकारी देता है, जबकि महावंश मौर्यकालीन सभ्यता की जानकारी हमें देता है। दीपवंश किसकी जानकारी देता है? मौर्य काल से पहले की जानकारी, और महावंश मौर्यकालीन जानकारी देता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था, उसके शासनकाल की जानकारी हमें महावंश से मिलती है। और इस महावंश की जानकारी हमें जातक नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ से प्राप्त होती है। महावंश यानी मौर्यकालीन जानकारी कहां से प्राप्त होती है? जातक नामक बौद्ध धर्म ग्रंथ से प्राप्त होती है। जबकि इस जातक बौद्ध धर्म ग्रंथ में बुद्ध और उसके जितने भी बोधिसत्व यानी उसके जितने भी शिष्य थे, उन सभी शिष्यों के जीवन की गाथाओं का वर्णन मिलता है। जातक में मौर्यकालीन सभ्यता के साथ साथ बुद्ध और उनके सभी शिष्यों के जीवन के उनके संपूर्ण जीवन काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट आते हैं जैन साहित्य में। बौद्ध ग्रंथ के अलावा जैन साहित्य भी हमारे ऐतिहासिक स्रोतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैन साहित्यों के आधार पर भी हम लोग प्राचीन भारत के बहुत सारे साक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य। जिस प्रकार बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं, उसी प्रकार जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ को आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य में ये आगम एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो भारत के प्राचीन से प्राचीनतम चीजों की जानकारी देते हैं, प्राचीन से प्राचीनतम साक्ष्यों की जानकारी देते हैं, ठीक उसी प्रकार जैन साहित्य में आगम जो है जैन धर्म के प्राचीन से प्राचीनतम चीजों की जानकारी हमें प्रदान करती है। जबकि अगर देखा जाए तो जैन साहित्य में कुल मिलाकर अंगों की संख्या कितनी है? 12। जिस प्रकार हम लोग वेद और पुराण देखते हैं, वेदों की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6, उपनिषदों की संख्या 8, ठीक उसी प्रकार जैन साहित्य के आगम ग्रंथ को 12 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे अंग कहा जाता है। और जैन साहित्य कुल मिलाकर के कितने अंगों में विभाजित है? कुल 12 अंगों में विभाजित किया गया है। जबकि जैन आगम को 512 ईस्वी में
जैन आगम को 512 ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व में वल्लभी में जो आयोजित किया गया था, वल्लभी में एक जैन संगीति आयोजित किया गया था 512 ईसा पूर्व में। वल्लभी कहाँ है, कोई मुझे बता सकते हैं क्या? वल्लभी जो है मगध का एक हिस्सा है। वल्लभी मगध प्रांत का एक हिस्सा है। मगध प्रांत, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1947 यानी कि 1947 से पहले, भारत की आजादी से पूर्व, भारत राज्यों में नहीं बल्कि पूर्ण रूप से प्रांतों में विभक्त था। भारत राज्यों में नहीं बल्कि पूर्ण रूप से प्रांतों में विभक्त था और 1947 से पूर्व भारत कुल 11 प्रांत में विभक्त किया गया था, जिसमें से सबसे बड़ा प्रांत मगध प्रांत माना जाता था, जो भारत की मुख्य रूप से शासकीय राजधानी के रूप में प्रचलित हो चुकी थी। कारण इसके पीछे यह था कि जो मगध साम्राज्य था तीन ओर पानी से घिरा हुआ था। जिस प्रकार हमारा भारत, अगर एक तरफ से देखा जाए तो हमारा भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक उसी प्रकार यह मगध प्रांत भी तीन ओर से पानी से घिरा हुआ था और तीनों ओर पानी से घिरे होने के कारण यह मगध प्रांत सभी शासकों की सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान के रूप में नियुक्त की जाती थी। और जितने भी शासक होते थे, शासक होते थे, वे अपनी राजधानी ज्यादातर मगध को ही बनाते थे, क्योंकि यह बाहरी आक्रमणों से पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता था। तो आपको फिर से मैं बता दूं कि 1947 से पूर्व भारत कुल 11 प्रांतों में विभक्त था, जिसमें से मगध सबसे बड़ा प्रांत था और इसी मगध का एक हिस्सा था, क्षेत्र था वल्लभी, जहां पे 512 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। 512 ईस्वी में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया और इसी जैन संगति में जैन साहित्य के आगमों की पूर्ण चर्चा की गई। जैन साहित्य के आगम के बारे में पूर्ण जानकारी प्रथम जैन संगीति 512 ईसा पूर्व वल्लभी में जब आयोजित किया गया तब दी गई। जिस प्रकार जैन धर्म में संगीति का मतलब होता है यहाँ पर सम्मेलन, आयोजन, मीटिंग्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी मीटिंग्स होते हैं आज के डेट में, उन मीटिंग्स को ही प्राचीन काल में संगीति कहा जाता था। तो जैन धर्म में कुल मिलाकर के 2 संगीतियां हुई थी। और इसी प्रकार आपको फिर से मैं बता दूं कि जैन धर्म के अलावा अगर बौद्ध धर्म को देखा जाए तो बौद्ध धर्म में कुल मिलाकर 4 संगीतियां की गई थी। ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। तो मुझे ये बताइए कि चारों बौद्ध संगीतियां किन किन शासक, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन बौद्ध संगीतियों में से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्राचीन भारत है। पहले तो आप ये क्लियर कीजिए कि प्राचीन भारत के जो सेक्शन है, प्राचीन भारत का जो भाग है, इस भाग से कितने प्रश्न मुख्यतः पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम इसको पढ़ने से पहले मैंने शुरू किया, मैं बताना भूल गया, मगर ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन भारत से मुख्यतः ज्यादा प्रश्न नहीं किए जाते हैं, परंतु जो भी प्रश्न आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्राचीन भारत से मुख्य रूप से 5 से 7 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और जो पूछे जाते हैं वो सबसे पहले पूछे जाते हैं वेदों से, बौद्ध ग्रंथ से और जैन ग्रंथ से। वेदों में पूछे जाते हैं ऋग्वेद के बारे में और सामवेद के बारे में कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, और ऋग्वेदों में ऋचाओं का संकलन, ऋचाओं का संग्रह किसे कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद जो कि ऋचाओं का संकलन है और ऋग्वेद सूर्य के, सावित्री के पति सूर्य को समर्पित किया गया है। ऋग्वेद में जो प्रमुख मंत्र है आप लोग उच्चारण भी करते होंगे या सुने भी होंगे, जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो मंत्र है जो कि ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र माना गया है, इस मंत्र को किसे समर्पित किया गया है? सावित्री के पति सूर्य को समर्पित किया गया है। तो फिर जिस प्रकार वेदों से पूछा जाता है प्रश्न, उसी प्रकार वेद, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इन तीनों से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं।
बौद्ध ग्रंथ से पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं ये संगीतियों के बारे में पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब, कहां और किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कब, कहां या किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो तीनों बौद्ध संगीतियां हैं ये ईसा पूर्व में की गई थी और ये जो बौद्ध संगीति है ये ईस्वी में की गई थी। दैट मीन्स कि ये ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की संगीति है और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये ईसा मसीह के मृत्यु के पश्चात की बौद्ध संगीति है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और किन किन के शासनकाल में आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया हो तो मिटा दूं मैं इसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। प्राचीन भारत में आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर आप लोग दे दीजिए मुझे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं प्राचीन भारत में हम लोगों ने प्राचीन भारत को 3 प्रमुख भागों में बांटा, ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी वृत्तांत। तो ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत में मैंने 2 चीजों को बताया, पहला वेद, दूसरा बौद्ध ग्रंथ और तीसरा जैन ग्रंथ। इन तीनों चीजों के माध्यम से हमें भारत के ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी होती है। साहित्यिक स्रोत दैट मींस कि वैसे साक्ष्य जो कि हम खुद देखते हैं, जो लिखे हुए, अंकित किए हुए मिलते हैं, उसे कहते हैं साहित्यिक स्रोत। और विदेशी वृत्तांत जो कि विदेशी यात्रियों के माध्यम से लिखे जाते हैं वो कहलाता है विदेशी वृत्तांत या फिर धर्म निरपेक्ष स्रोत। ठीक है, तो उसी प्रकार ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत एक और चीज आती है, ध्यान दीजिएगा। ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत में एक और चीज आती है अष्टाध्यायी। यह अष्टाध्यायी संस्कृत का सबसे बड़ा व्याकरण माना गया है। संस्कृत का सबसे बड़ा व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण का यह सबसे बड़ा संग्रह है अष्टाध्यायी, जिसकी रचना की थी पाणिनि ने। अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई थी? पाणिनि के द्वारा, जो कि संस्कृत व्याकरण का सबसे बड़ा संकलन माना जाता है। और उसी प्रकार जैसे कि संपूर्ण भारत के बारे में हम देखते हैं तो संपूर्ण भारत में हमारा जो जम्मू और कश्मीर का इलाका है ये शुरू से ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहा, स्वतंत्र प्रदेश के रूप में स्थापित रहा है। इसका एक अपना अलग ही इतिहास है और इस जम्मू कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए भी हमें ऐतिहासिक स्रोतों की मदद लेनी पड़ती है। तो जम्मू कश्मीर का इतिहास हमें कहां से प्राप्त होता है? कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी के माध्यम से कहां का इतिहास मिलता है? कश्मीर का इतिहास प्राप्त होता है। कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी के माध्यम से भारत के जम्मू और कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था आज का हमारा प्राचीन भारत का सेशन। इसके अंतर्गत में आप लोगों ने देखा कि प्राचीन भारत को किन किन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है और किन किन चीजों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार हमारे अगले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।